कहानी एक विशाल हवेली से शुरू होती है, जहां युवा लड़कियों को अमीर बूढ़ों को अत्यधिक कीमतों पर नीलाम किया जा रहा है। इन चलने वाले ताबूतों में से हर एक प्रमाणित ढोंगी है जो मौत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस ठंडी क्रूर दुनिया में केवल पैसा ही मायने रखता है। काले बालों वाली एक युवा लड़की अपने भाग्य पर रोने लगती है। यह समझ नहीं पाती है कि भगवान ने उसके लिए ऐसी क्रूर दुनिया क्यों भेजी है। लेकिन दया नाम की एक खूबसूरत चांदी के बालों वाली लड़की उसे शांत कर देती है, उससे कहना कि उसे सुंदर दिखना है और रोना नहीं चाहिए। इसके साथ ही दया को प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाया जाता है और वह खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चली जाती है। उसे शाम के विशेष उत्पाद में $10 मिलियन से शुरू होने वाली बोली के साथ पेश किया जाता है। नीलामी में लगभग हर एक व्यक्ति दया पर बोली लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वे सभी अपने घर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की चाहते हैं। लेकिन दया बस मुस्कुराती है और अपने जादू का उपयोग करके पहले अपनी हथकड़ी की चाबी बनाती है, और इसके तुरंत बाद वह अपने जादू से एक राइफल बनाती है और हॉल में सभी पर गोलीबारी शुरू कर देती है। अराजकता फैल जाती है क्योंकि लोग भागने लगते हैं, जबकि गार्ड लड़की को वश में करने की कोशिश करने लगते हैं। ड्रेसिंग रूम में वापस लड़कियां अचानक हुए हंगामे से भ्रमित हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि गार्ड कार्रवाई कर पाता, टाट नाम की लड़कियों में से एक, जो नौकरानी होने का नाटक कर रही थी, उसके सिर पर एक बोतल तोड़ देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह मुड़ती है और दरवाजे पर खड़े 2 और गार्डों को देखती है, जो तुरंत अपने चाकू निकाल लेते हैं। टाट ने मामले को अधिक गंभीरता से लेने का फैसला किया और अपनी गांड से एक भाला निकाला और 2 गुंडों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। आसानी से उनके हमलों से बचता है और उन्हें हरा देता है और चाबियां प्राप्त कर लेता है। वह अन्य लड़कियों को चाबियां फेंक देती है और उन्हें भाग जाने के लिए कहती है, जबकि वह तेजी से मुख्य हॉल की ओर बढ़ती है। दया किसी को भी गोली मारती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर मुख्य दलाल महिला पर पड़ती है, जिसने नीलामी का आयोजन किया था और उनके गांव को नष्ट करने के बाद सभी लड़कियों का अपहरण कर लिया था। वह तुरंत उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन तलवार के वार से वह रुक जाती है, जिसे वह मुश्किल से अपनी राइफल से रोक पाती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि इस गार्ड के पास भी जादुई शक्तियां हैं। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा हमला कर पाता, टाट फिर से प्रकट होती है और उसे अपने भाले से दूर रखती है। लेकिन जैसे ही और गार्ड आने लगते हैं, वह तुरंत उसे पीछे धकेलती है और एक एक करके सभी को विस्फोट से उड़ाने से पहले अपनी रिवॉल्वर पकड़ लेती है। दया और टाट दोनों तुरंत अपने हथियारों के साथ तैयार होकर मंच पर एकत्र हो जाते हैं, लेकिन गार्डों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन दोनों से निपटना उनके बस की बात नहीं होती। दया फैसला करती है कि अगर उन्हें इस जगह से जिंदा निकलना है तो उसे बड़े पैमाने पर जादुई हमले का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वह टाट को दुश्मनों से बचने के लिए कहती है। जब वह मंत्र का जाप करना शुरू करती है तो टाट एक अमेरिकी हाई स्कूल में वापस आने का नाटक करता है और दुश्मनों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जबकि दया अपने जादुई जादू पर ध्यान केंद्रित करती है और जल्द ही हवेली की दीवारों में विस्फोट करने में सफल हो जाती है, जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल जाता है। हवेली के ठीक बाहर जंगल के किनारे लुग, एक मास्टर हत्यारा, अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना साधता है। सारे नरसंहार को देखकर उसे एहसास होता है कि उनका अनुमान सही था और हवेली की मालकिन ही अपराधी है, जो गांवों पर हमला कर रही है, उन्हें जला रही है और जो भी खूबसूरत लड़की उनके हाथ लगती है उसे उठा ले जाती है। वह तय करता है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और वह लक्ष्य को अंजाम देने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही वह अपनी जादुई आंख का उपयोग करता है, जो दीवार को हैक करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ वह हवेली की मालकिन का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, जो अपने भाग्य से बचने की कोशिश करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती है, यह नहीं जानते हुए कि उसका भविष्य पहले ही सील कर दिया गया है। इसके साथ ही लुग ने ट्रिगर खींच लिया। साफ हेडशॉट से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। यह उसे उसके पिछले जीवन में वापस ले जाता है, जब वह पृथ्वी पर एक मास्टर हत्यारा था और अपने अधीनस्थों के साथ काम करता था, जहां उन्हें ड्रग डीलरों के एक समूह को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। उसकी सटीकता बेजोड़ है, क्योंकि वह एक के बाद एक गुंडों को मार गिराता है, भले ही वे कारों के पीछे छिपने की कोशिश करते हों। लेकिन 6 लोगों की हत्या करने के बाद वह सामान पैक करता है और वापस जाने लगता है। उसका प्रशिक्षु उसे बताता है कि वे बाकी माफिया सदस्यों को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन लुग ने जवाब दिया कि उसे केवल 6 लोगों को मारने का आदेश दिया गया था, इसलिए उसका काम पूरा हो गया है। लड़की वापस बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लुग लड़की को चुप रहने के लिए कहता है और समझाता है कि संगठन अभी केवल माफिया के शीर्ष सदस्यों को बदलना चाहता है और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी उन्हें आज्ञा न दी गई हो। इसके साथ ही लड़की चुप हो जाती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन अचानक लुग की नजर आसमान में घूम रहे एक मानव रहित ड्रोन पर पड़ती है। इसके साथ ही उसकी हृदय गति तेज हो जाती है और वह कार में कूदता है और लड़की से कहता है कि वह अपने हथियार तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही उनका शिकार किया जाएगा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, सैनिकों का एक बड़ा काफिला हमवेज में पीछा करता है और भागती हुई कार पर गोलियां चलाता है। आग की लपटों में घिरते ही उसे तुरंत नष्ट कर देता है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। लुग अपनी मौत का नाटक करते हुए आखिरी क्षण में चलती गाड़ी से कूदकर भागने में सफल रहे। लुग ने लड़की के घायल पैर पर पट्टी बांधी और उसे आराम करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें सुबह होते ही चलना शुरू कर देना चाहिए। कुछ आराम पाने की कोशिश करते हुए लड़की लुग से पूछना शुरू कर देती है कि वह सबसे पहले हत्यारा क्यों बना। लुग जवाब देता है कि उसका जन्म संगठन में ही हुआ था और उन्होंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा बना दिया। अंत में वे शाकाहार या किसी चीज के बारे में असहमत हो जाते हैं, इसलिए लुग उसे रसोई में एक महिला की सही जगह दिखाने का फैसला करता है, क्योंकि वह उसके सिर पर बंदूक तानता है।
लड़की हैरान है क्योंकि भले ही वह अपनी कक्षा का शीर्ष हत्यारा है, फिर भी यह बूढ़ा आदमी उस पर बंदूक तानने में कामयाब रहा। और इतना ही नहीं, लुग उस पर तानने से पहले अपनी ही पिस्तौल छीनने में कामयाब रही। लुग ने उसे बताया कि वह उससे पिस्तौल छीनने में कामयाब रहा क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था, जो कि एक बहुत बड़ी खामी है क्योंकि हो सकता है कि बाद में कोई सबूत न छोड़ने के लिए लुग को उसे मारने का आदेश दिया गया हो। उसे पूरी तरह से मात देने के बाद लुग अंततः उसके सिर से पिस्तौल उतार लेता है और कुछ देर सोने के लिए लेटने से पहले उसे वापस अपनी जेब में रख लेता है। लड़की अपने पिस्तौलदान से बंदूक निकालकर वापस उस पर तानने से पहले हैरान होकर खड़ी रहती है। लुग उसे बस कुछ देर सोने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उसे सचमुच गोली मारने की धमकी देती है। लुग बस खड़ा होता है और दिखाता है कि उसने पहले ही उसकी बंदूक से सभी गोलियां निकाल ली हैं, एक बार फिर उसे पछाड़ दिया है, जबकि वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी है, भविष्य में सैंडविच बनाने की कल्पना कर रही है। उस सुबह बाद में वे अंततः अपने सुरक्षित घर में वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वह संगठन को फोन करता है, जो उसे उसके अंतिम मिशन के लिए बधाई देता है और उसकी सुखद सेवानिवृत्ति की कामना करता है और उसे तुरंत जापान वापस आने का आदेश देता है। वह 2 नकली पासपोर्ट और कुछ उड़ान टिकट निकाल लेता है, जिसके साथ वे सफलतापूर्वक विमान में चढ़ जाते हैं। अपनी सीट पर बैठे बैठे वह सोचता है कि अब वह अपनी जिंदगी में क्या करेगा। तभी अचानक विमान जोर जोर से हिलता है और खबर आती है कि विमान का अपहरण कर लिया गया है। लुग को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह तुरंत कॉकपिट की ओर भागता है, एयर होस्टेस को बाहर निकालता है और दरवाजा खोलता है और दोनों पायलटों को मृत पाया और सभी नियंत्रण टूटे हुए पाए। उसे एहसास होता है कि संगठन को किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए। वह अपनी किस्मत पर मुस्कुराता है और हवाई जहाज को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन संगठन कोई जोखिम नहीं ले रहा है और उनके पीछे एक फाइटर जेट भेजता है, जो उन्हें आकाश से उड़ा देता है, जबकि लुग पृथ्वी पर अपनी अंतिम सांस लेता है। जब वह मर जाता है तो वह ठगा हुआ महसूस करता है, जब अचानक उसे एक सफेद बालों वाले दुष्ट के सामने एक अलग दायरे में जगाया जाता है, जो किसी पर भरोसा नहीं करने के बारे में अपने अधीनस्थों को व्याख्यान देने के बाद संगठन पर भरोसा करने के लिए उस पर हंसता है। उसे समझ नहीं आता कि यह घटिया लड़की उसके साथ क्यों खेल रही है, इसलिए वह पूछता है कि वह क्या चाहती है। देवी उसे बताती है कि वह मृतकों के लिए जिम्मेदार है और उसके पास अभी 2 विकल्प हैं। कोई व्यक्ति बिना किसी स्मृति के एक नए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले रहा होगा, या अगर वह उसके लिए नौकरी करने का वादा करता है तो वह अपनी सभी यादों के साथ एक काल्पनिक दुनिया में पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुन सकता है। लुग फैसला करता है कि उसके पास पृथ्वी काफी है और यह शाकाहारी है, इसलिए वह काल्पनिक दुनिया चुनता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। खलनायक मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसे उस नायक की हत्या करनी है जो दुनिया में पैदा होने वाला है। यह सुनकर लुग थोड़ा हैरान हो जाता है, इसलिए देवी उसे आराम करने के लिए कहती है और उसे कुछ चाय देती है। वह पूछती है कि वह काल्पनिक दुनिया को क्यों चुनना चाहता है और वह जवाब देता है कि पृथ्वी पर उसका जन्म केवल एक ही उद्देश्य के लिए हुआ था और वह था हत्यारा बनना। उससे कहा गया था कि वह अपने विचारों और भावनाओं को एक तरफ रख दे और हत्या पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन अंत में जब वह मरने वाला था तो उसे वह जीवन न जीने का पछतावा और निराशा हुई जो वह वास्तव में चाहता था। वह पूछता है कि उसे किस तरह के नायक को मारने का काम सौंपा गया है, इसलिए देवी इस नई दुनिया के बारे में सारी जानकारी सीधे उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है। एक पल में ही अब इस नई काल्पनिक दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जहां लोगों के पास कई अलग अलग जादुई और शारीरिक कौशल हैं, जिन्हें पृथ्वी पर अलौकिक माना जाएगा। उनमें से नायक के पास वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत पौराणिक कौशल होने वाला है, जो उसे मारने के लिए एक वास्तविक कांटा बना देगा। लेकिन लुग को एहसास है कि अब तक नायक बहुत महान है और अच्छे काम करता दिख रहा है। वह पूछता है कि वह नायक को क्यों मारना चाहती है और खलनायक जवाब देता है कि नायक तब तक और मजबूत होता जाएगा जब तक कि एक दिन दानव राजा के साथ उसका अंतिम मुकाबला न हो जाए। उस लड़ाई में दानव राजा हार जाएगा और नायक सर्वोच्च शासन करेगा, लेकिन 1 या 2 साल के बाद नायक की ताकत उसके सिर पर चढ़ने लगेगी और वह खुद राक्षस राजा की तरह क्रूर हो जाएगा जो इस दुनिया का अंत लाएगा। वह चाहती है कि वह ऐसा होने से रोके। लुग इस मिशन को स्वीकार करने का फैसला करता है, लेकिन कहता है कि उसे अच्छे कौशल दिए जाएं ताकि उसका काम थोड़ा आसान हो जाए। देवी सहमत हो जाती है और उसे सबसे अच्छे आंकड़े देती है, जो एक इंसान के पास 1 के बजाय 5 विशेष कौशल हो सकते हैं। वह उसे अपना कौशल चुनने देती है और काम पूरा हो जाने के बाद वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है, भले ही वह इस दुनिया में अन्य मनुष्यों से ऊपर है जिनके पास केवल एक ही कौशल है। नायक अभी भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास 30 से अधिक कौशल हैं। लुग सावधान रहने का वादा करता है और इसके साथ ही उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, जहां वह कुलीन हत्यारों के एक कुलीन परिवार में जन्म लेता है। एसरी नाम की एक खूबसूरत माँ और सायन नाम का एक मास्टर हत्यारा पिता। कुछ साल बीत गए और लुग बड़ा होकर एक सक्षम युवा लड़का बन गया। हर सुबह शिकार पर निकलते हुए उसने सीखा कि शिकार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शिकार को पता चलने से पहले ही सिर पर गोली मारकर उसे मार डाला जाए कि उसका शिकार किया जा रहा है। इस तरह मांस का स्वाद सबसे अच्छा संरक्षित रहता है। वह सफलतापूर्वक एक और खरगोश को मेज पर वापस लाता है और उसके साथ कुछ नया करने का निर्णय लेने से पहले उसे साफ करता है। उसकी मां को इस बात की शिकायत है कि उसे उसके लिए पर्याप्त खाना बनाने को नहीं मिलता।
लेकिन वह नौकर को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जो गॉर्डन रामसे को भी पसंद आएगा। वह खरगोश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है, जबकि वह उन सभी पोषक तत्वों के बारे में सोचता है जो उसे भोजन से मिलने वाले हैं। एक जिन चूहे की तरह वह प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में खरगोश के मांस का उपयोग करने के बारे में सोचता है क्योंकि इसमें वसा कम होती है, लेकिन इसकी चिपचिपाहट के कारण यह बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है। इसे ठीक करने के लिए वह प्रेशर कुकर के अंदर डालने से पहले जड़ी बूटियों और सूखे मशरूम का एक गुच्छा जोड़ता है। जब वह खाना बना रहा होता है तो वह बाकमेल सॉस पर काम करना शुरू कर देता है, जिसे उसने अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए मास्टर शेफ दावेदार होने का नाटक करते हुए सीखा था, जो शायद वह गंजा बेवकूफ जज था जो भोजन के बारे में कुछ नहीं जानता। अंत में वह अपनी क्रीम सॉस को वापस स्टू में जोड़ता है और इसे अपने परिवार को परोसता है, जो सभी को यह व्यंजन पसंद है, और उसकी माँ उसे पैसे कमाने के लिए इसे रेस्तरां में बेचने के लिए भी प्रेरित करती है। क्या सोना खोदने वाला विचार है। उस शाम बाद में लुक के पिता ने उसे नियमित जांच के लिए प्रशिक्षण कक्ष में आने के लिए कहा ताकि वह आदेश का पालन कर सके। हर हफ्ते बिल्कुल मेरे चाचा की तरह जब वह नशे में होते हैं। सियान यह सुनिश्चित करने के लिए लुक के शरीर की जांच करता है कि उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ मजबूत हैं और ठीक से बढ़ रहे हैं। यह पता चला है कि लुक का परिवार भी राज्य के शाही डॉक्टर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने और उनकी हत्या करने के लिए डॉक्टर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हैं। उनके पिता एक बहुत ही सख्त शिक्षक हैं और उनकी गुप्त शक्ति, ताकत, हाथ से हाथ की लड़ाई और हथियारों के साथ कौशल पर काम करते हुए उन्हें सभी अलग अलग उपचार और हत्या की तकनीकें सिखाते हैं। यह लुक के लिए बहुत सुविधाजनक है क्योंकि इस तरह उसे एक दिन नायक को मारने के लिए प्रशिक्षण के दौरान छिपना नहीं पड़ता है। उसके शरीर की जांच करने के बाद वह लुक को फिर से तैयार होने के लिए कहता है, उसके ठीक होने की सराहना करता है और अंत में उसे बताता है कि वह सर्जरी के लिए तैयार हो सकता है। यह वास्तव में लुक को उत्साहित करता है क्योंकि यह पता चलता है कि उसके परिवार के पास एक और रहस्य है। लुक के पिता और पूर्वजों ने एक विशेष सर्जरी करवाई जिससे उनकी आंखों को एक बहुत ही विशेष हथियार में बदल दिया गया, क्योंकि सर्जरी के बाद वे मन को देखने में सक्षम हैं, कम रोशनी में बेहतर दृष्टि प्राप्त करें और कई 100 मीटर दूर हो रही चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो। लुक इस क्षण के आने का इंतजार कर रहा था और तुरंत सर्जरी के लिए सहमत हो गया। सर्जरी के बाद उसे कुछ दिनों के लिए आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वह अंततः अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो उसे दुनिया देखने को मिलती है जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी हो। वह अपने पिता की ओर मुड़ता है और देखता है कि वह न केवल अपने पिता के शरीर में मन के प्रवाह को देख सकता है, बल्कि वह अपने शरीर से भी मन को बाहर निकलते हुए देख सकता है। उसके पिता ने उसे बताया कि आखिरकार उन्हें एक शिक्षक भी मिल गया है जो उसे जादू सिखा सकता है, और यह वास्तव में लुक को खुश करता है क्योंकि जब से वह इस दुनिया में आया है वह हमेशा जादू सीखना चाहता था। आखिरकार वह दिन आता है जब वह अपने जादू शिक्षक से मिलता है और किसी कारण से उसकी मां उसे एक क्रॉस ड्रेसिंग फैनबॉय के रूप में तैयार करने का फैसला करती है। इसके बावजूद वह और उसका परिवार अपने शिक्षक का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह एक बूढ़े व्यक्ति होंगे, उनका नाम एप्सटीन की सूची में होगा। लेकिन चूंकि वह एक एनीमे में है तो निश्चित रूप से उसे दया नाम की एक खूबसूरत चांदी के बालों वाली लड़की अपने शिक्षक के रूप में मिलती है। लुक प्रभावित नहीं दिखता है और आश्चर्य करता है कि क्या दया कोई अच्छी है जिसे दया महसूस करती है और राज्य में शीर्ष 5 जादूगरों के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला करती है, पास में एक बड़ा विस्फोट करके। अगले दिन लुक औपचारिक रूप से दया से अपना परिचय देता है, जो उसे औपचारिकता छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह उससे सिर्फ 3 साल बड़ी है। फिर वह उसे एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल देती है जो मन को संग्रहित कर सकती है और उससे कहती है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसमें डाल दे। लुक आज्ञा का पालन करता है और अपने मैना को क्रिस्टल बॉल में भेजना शुरू कर देता है और दया प्रभावित हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास एक अच्छी मैना क्षमता है। हालांकि लुक के यह दिखाने से पहले ही वह प्रभावित हो गई थी कि वह कितना जानवर है। निरंतर प्रशिक्षण के कारण उसने अपनी मैना क्षमता को 1000 गुना बढ़ा लिया है और वह छोटी क्रिस्टल बॉल को उसकी क्षमता से अधिक मैना के साथ पंप करता रहता है। दया उसे फटा हुआ देखकर घबरा जाती है और उससे कहती है कि वह इसे जितना दूर फेंक सके फेंक दे। लुक तुरंत गेंद को आसमान में फेंक देता है, जिससे उसकी पारिवारिक हवेली महज कुछ सेकंड में परमाणु हमले से बच जाती है। शक्तिशाली विस्फोट ने कुछ मील तक सब कुछ हिला दिया और दया अब अपने छात्रों की क्षमताओं से भयभीत है। तभी उसके माता पिता वहां दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या हुआ। दया ने यह कहते हुए लुक को छुपाने की कोशिश की कि उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था, लेकिन पता चला कि लुक के माता पिता को उसके जादू पर बहुत गर्व है। सियान का कहना है कि मंत्र बहुत अच्छा था, लेकिन यह युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन वे चाहते हैं कि लुक एक हत्यारा बने। वह दया से उसे कुछ मंत्र सिखाने के लिए कहता है जो इसमें मदद कर सकते हैं और तुरंत चला जाता है। दया को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वे कितने मददगार हैं क्योंकि एक गिलास भी तोड़ने पर उसे मार पड़ती। लेकिन फिर लुक ने उससे पूछा कि क्या उसके पास इस तरह की और भी क्रिस्टल गेंदें हैं। उसने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि वे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और वे उन्हें किसी को नहीं सौंपते हैं। रात में लुक को आश्चर्य होता है कि वह अधिक क्रिस्टल गेंदें कैसे प्राप्त कर सकता है क्योंकि वे नायक को मारने के काम आएंगी। अचानक दया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और अगली बात जो उसे पता चलती है वह यह है कि वे एक साथ सो रहे हैं। दया उसे बताती है कि उसकी शिक्षिका होने के नाते वह उसे कुछ भी करने का आदेश दे सकती है और लुक किसी भी नाटक से बचने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करने का फैसला करता है। अगले दिन लुक की विशेषताओं को खोजने का समय आ गया है और दया ने उसे क्रिस्टल बॉल में बस थोड़ा सा मैना डालने के लिए कहा।
वह आग और पानी के गुणों की जांच करती है और लुग उन दोनों के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है। दया वास्तव में उसके लिए खुश है क्योंकि दो तत्वों वाले लोग दुर्लभ हैं, लेकिन वह उसे अन्य दो तत्वों के लिए भी परीक्षण करने के लिए कहता है। दया की बेचैनी तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि लुग में सभी 4 बुनियादी तत्व हैं, लेकिन वह इस तरह के प्रतिभाशाली छात्र को पाकर खुश भी है। इसके बाद वह उसे अपने मन को पृथ्वी तत्व से शुरू करके एक विशेष तत्व में परिवर्तित करना सिखाती है। इसमें यह भविष्य की पीडीएफ फाइल लग के साथ अजीब हो रही है, लेकिन लोकी इसका आनंद लेता है। उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वह अपने मन को पृथ्वी तत्व में परिवर्तित करने में सक्षम है और फिर उसके दिमाग में अचानक एक जादू आ जाता है। दया उसे बताती है कि यह पहला मंत्र है जो भगवान ने उसके जादू को खोलने के बाद उसके मस्तिष्क में भेजा था। वह नहीं जानता कि उसके दिमाग में आने वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, इसलिए दया उसे उदाहरण के तौर पर दिखाती है और वह पहली कोशिश में ही सटीकता के साथ उसकी नकल करने में सक्षम हो जाता है। वह जादू में महारत हासिल करने तक अभ्यास करता रहता है और दया उसके लिए वास्तव में खुश है। वह उससे कहती है कि वह जितना अधिक अभ्यास करेगा, भगवान उतने ही अधिक मंत्र सीधे उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित करेंगे। हालांकि लुग उससे पूछता है कि क्या वह उन मंत्रों को लिख सकती है जिन्हें वह जानती है, ताकि वह उन्हें आजमाने का प्रयास कर सके। दया इस विचार से चकित है और जब वह लोहा बनाने के लिए मंत्र लिखती है तो लुग उसे भगवान द्वारा जादू भेजे बिना भी इसे पूरी तरह से ढाल सकता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था और लुग को लगता है कि इस दुनिया में यह कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जो लोगों को यह सोचने से रोकता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वह नहीं जानता कि मंत्रों की भाषा का क्या अर्थ है और वह केवल शब्दों का उच्चारण कर सकता है क्योंकि वह दया से सीखता है जो वास्तव में कुशल नहीं है। इसलिए वह उससे उन सभी मंत्रों को नोट करने के लिए कहता है जो वह जानती है, ताकि वह कोशिश कर सके और समझ सके कि वे किस भाषा में हैं। दया ने अलग अलग मंत्र बनाने और उनमें संख्याओं के साथ कुछ कनेक्शन खोजने के लिए मंत्र लिखना शुरू कर दिया। लुग ने तुरंत पता लगा लिया कि संख्याएं धातुओं के पिघलने बिंदु जैसी भौतिकी सामग्री की ओर इशारा करती हैं और वह दया को यह समझाता है। हालांकि वह भौतिकी को संसाधित करने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है और मैं उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। वैसे भी लुग को एहसास होता है कि वह सोना बनाने के लिए एक जादू कर सकता है जिसे दया अभी तक नहीं जानता है। उसने उससे जादू की भाषा में मूल्यों को लिपिबद्ध करने को कहा, लेकिन जब वह उसे ढालने की कोशिश करती है तो वह अचानक कमजोर हो जाती है और गिर जाती है। इसके बाद लुग स्वयं जादू करने की कोशिश करता है और आश्चर्यजनक रूप से वह बिना किसी समस्या के एक सोने की ईंट बना सकता है। उसे अचानक एहसास होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने स्पेलवीवर नामक बी रैंक कौशल को चुना है जो उसे नए मंत्र बनाने की अनुमति देता है। हालांकि उसे एक बार जादू करते हुए देखने के बाद दया भी उसकी नकल कर सकती है और वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वे एक साथ नए मंत्र बनाने का एक तरीका ढूंढते हैं। इसके साथ ही लुग और दया एक दूसरे के करीब आते हुए एक साथ प्रशिक्षण लेते रहते हैं। आखिरकार लुग सबसे अधिक अमेरिकी जादू बनाता है जिसके बारे में कोई सोच सकता है और एक पिस्तौल बनाता है जो टंगस्टन गोलियों को मार सकता है। दया भी ऐसा कर सकती है, लेकिन लुग मारक क्षमता से संतुष्ट नहीं है। इसलिए उसने खुद को आगे बढ़ाया और एक तोप बनाई जो कुछ मील दूर स्थित लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। कुछ दिनों बाद दया रात में लुग से कसकर चिपक जाती है क्योंकि उसे अगले दिन घर लौटना होता है। वह उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन यह वास्तव में संभव नहीं है। इसके बजाय लुग उसे याद रखने के लिए उपहार के रूप में टाइटेनियम मिश्र धातु से बना एक सुंदर चाकू देता है और बदले में दया उसे दुर्लभ क्रिस्टल गेंदों में से एक देती है। उसके बाद वह पिंकी से वादा करती है कि जब वह वास्तव में उससे मिलना चाहेगी तो वह उससे मिलने आएगा। अगले दिन दया अपने घर के लिए निकल जाती है और उसके चले जाने के बाद सियान फैसला करता है कि लुग उनके पारिवारिक व्यवसाय के बारे में अधिक जानने के लिए काफी मजबूत है। वह उसे मौत की सजा पाए कैदियों वाली जेल में ले जाता है और कहता है कि उन्हें प्रशिक्षण डमी के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हत्यारे किसी को भी मारने में संकोच न करें। इससे लुग को उत्सुकता होती है और वह अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने उसे अपनी भावनाओं को दबाने और हत्या मशीन बनने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं किया, क्योंकि तब वह कभी भी संकोच नहीं करेगा। सियान उसे बताता है कि वे इंसान हैं, उपकरण नहीं, और वे किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मारते क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया है। वे अपने लक्ष्य के अपराधों का आकलन करते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या उन्हें मारने से वास्तव में उनके राज्य को लाभ होगा, और इसके लिए उन्हें अपनी मानवता की आवश्यकता है। लॉग भ्रमित है क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में जो सीखा था यह उसके बिल्कुल विपरीत है। कुछ मिनटों के बाद सियान उसे एक कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपने शरीर की गिनती 0 से 1 तक ले जाए। वह उसे कुर्सी से बंधी एक लड़की के पास ले जाता है और कहता है कि उसने चोरी, डकैती, हत्या और आगजनी जैसे कई अपराध किए हैं। सियान उससे कहता है कि वह संकोच न करे, जबकि लड़की दया की भीख मांगती है और कहती है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। हालांकि लुग जानता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है और वह अपने तेज चाकू से उसकी कलाई काट देता है ताकि वह खून की कमी से अपेक्षाकृत दर्द रहित मौत मर जाए। इस पर कुतिया अपना आपा खो देती है और उसे श्राप देने का अभिनय करना बंद कर देती है, जिससे लुग चिढ़ जाता है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए उसके सिर पर चाकू फेंक देता है कि वह उसके कान के पर्दों को और अधिक कष्ट न दे। कुछ महीने बाद लुग अपने माता पिता के साथ फसल उत्सव में भाग लेता है, लेकिन उसका लक्ष्य उत्सव का आनंद लेना या अपनी संपत्ति की अर्थव्यवस्था के बारे में सीखना नहीं है, बल्कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिसके पास मन हो ताकि वह नायक को मारने के अपने मिशन में उन्हें अपने सहायक के रूप में भर्ती कर सके। वह तुरंत मन वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है, लेकिन चूंकि वह एक बदसूरत बूढ़ा आदमी है और कोई सुंदर लड़की नहीं है, इसलिए लुग तुरंत उस पर स्किप बटन दबा देता है।
उसके बाद उसे मन वाला कोई नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी खोज में और अधिक धैर्य रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जैसे ही मौसम ठंडा होने लगा, लुक कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए निकल पड़ा ताकि वे सर्दियों के लिए भोजन का स्टॉक कर सकें। जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है, उसे आसपास कुछ जीवित प्राणियों का एहसास होता है और अपना कान जमीन पर लगाकर यह पागल लड़का किसी तरह यह पता लगाने में सक्षम होता है कि यह भेड़ियों का एक झुंड है जो अपने शिकार को घेर रहा है। वह उनसे शिकार चुराने का फैसला करता है, लेकिन जब वह उनके स्थान पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि भेड़िए वास्तव में एक असहाय लड़की को खाने की कोशिश कर रहे हैं। लुक ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और तुरंत उस पर हमला करने वाले भेड़िए को गोली मार दी। फिर वह कुछ आभा उत्पन्न करने के लिए सुपर हीरो को उसके ठीक सामने उतारता है और फिर उसे अपना गियर पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह भेड़ियों पर अपने कौशल का अभ्यास करता है। लड़की की ओर मुड़ने से पहले लुक भेड़ियों का त्वरित काम करता है। वह उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है, और लड़की डरते हुए उसे बताती है कि उसका परिवार वास्तव में गरीब है और उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया ताकि सर्दियों के दौरान खिलाने के लिए एक व्यक्ति कम हो जाए। उसने लुक के पारिवारिक क्षेत्र के समृद्ध क्षेत्र होने के बारे में सुना था, इसलिए उसने वहां तक पहुंचने के लिए जंगल पार करने की कोशिश की और तभी भेड़ियों ने उसे ढूंढ लिया। लुक को लड़की पर दया आती है और वह उसके लिए कुछ दलिया बनाता है। वह उससे कहता है कि अगर उसे एक और कटोरा चाहिए तो वह इसे धीरे धीरे खाए और फिर इस बीच भेड़ियों की खाल उतारने और उनकी खाल निकालने के लिए चला जाता है। एक बार जब वह लड़की के पास लौटता है तो वह उसे बताता है कि वह इस स्थान को चलाने वाले कुलीन परिवार का बेटा है और यह सुनकर वह वास्तव में खुश हुई। वह कहती है कि यह कोई दैवीय संकेत होगा क्योंकि कल उसने सपना देखा था कि वह जल्द ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेगी। लुक अचानक उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहती है क्योंकि तब उसे फिर कभी भोजन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने लुक से पूछा कि क्या वह वास्तव में इस प्रस्ताव के बारे में निश्चित है। वह जवाब देता है कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आए और लड़की रोने लगती है क्योंकि उसके माता पिता भी उसे नहीं चाहते थे। हालांकि उसे अंदर ले जाने से पहले लुक ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह एक हत्यारा है और वह भविष्य में कई लोगों को मारने जा रहा है। वह उससे कहता है कि यदि वह उसके साथ आना चाहती है तो उसे उसके काम में उसकी मदद करनी होगी और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लड़की खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है क्योंकि लुक उसके जीवन का पहला व्यक्ति है जो उसे चाहता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, वह अपना परिचय टार्ट के रूप में देती है और लुक उसका स्वागत करता है बिना वास्तविक कारण बताए कि वह उसे चाहता है। पता चला टार्ट के पास मन है और यही कारण है कि लुक को अपनी ताकत दिखाने, उसे खिलाने और यहाँ तक कि उसके सामने अपने रहस्यों को उजागर करने की परेशानी से गुजरना पड़ा ताकि वह उस पर भरोसा कर सके। यह सब उसकी मानक ब्रेन वॉशिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा था और उसने यह सुनिश्चित किया कि टार्ट ने स्वयं उसके साथ आने का निर्णय लिया ताकि वह भविष्य में उसे धोखा न दे। 2 साल बाद टार्ट लुक का सहायक बन गया, जिससे उसे न केवल उसकी नौकरी में बल्कि उसकी दैनिक गतिविधियों में भी मदद मिली। लुक के प्रशिक्षण के तहत वह एक अच्छी हत्यारी बन गई है, लेकिन एकमात्र हथियार जिसके साथ वह अच्छी है वह एक भाला है। लुक जानता है कि भाला एक हत्यारे के लिए आदर्श हथियार नहीं है क्योंकि इसे ठीक से छिपाया नहीं जा सकता है, लेकिन वह फिर भी चाहता है कि टार्ट उससे बेहतर हो। एक रात वह उसे गुप्त रूप से अपने चाकू कौशल का अभ्यास करते हुए पाता है और टार्ट उसकी अनुमति के बिना प्रशिक्षण कक्ष में आने के लिए माफी मांगता है। वह कहती है कि वह उसके लिए और अधिक उपयोगी बनना चाहती थी, लेकिन लुक ने उसे रुकने के लिए कहा। टार्ट यह सोचकर घबरा जाता है कि लुक उसे उसके परिवार की तरह ही बाहर निकाल देगा, लेकिन इसके बजाय वह अपने जादू का उपयोग करके एक मुड़ने योग्य भाला बनाता है और उसे इसके बजाय इसका उपयोग करने के लिए कहता है। जैसे ही टार्ट चाकू का उपयोग करती है, वह अभ्यास डमी को ध्वस्त कर सकती है और यहाँ तक कि लुक भी उसके कौशल और फोकस से प्रभावित है। कुछ हफ्ते बाद लुक और टार्ट बाजार जाते हैं और वहाँ हर कोई लुक का बहुत आभारी होता है। वह उनकी फसलों के लिए नए प्रकार के उर्वरकों का सुझाव देकर और सूखे के दौरान पानी उपलब्ध कराने के लिए अपने जादू का उपयोग करके उनकी मदद कर रहे हैं। लोग उसे अपनी उपज उपहार के रूप में देते हैं और जब तक लुक घर लौटता है तब तक उसकी गाड़ी में उससे अधिक भोजन होता है जिसे वह खराब होने से पहले समाप्त कर सकता है। टार्ट उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन लुक जवाब देता है कि उनके दैनिक जीवन में उनकी मदद करना एक महान व्यक्ति के रूप में उसका कर्तव्य है। वह उससे कहता है कि सिर्फ उन्हें राक्षसों और डाकुओं से बचाना उनका दिल जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसे ये काम भी करने होंगे। टार्ट उससे प्रभावित है क्योंकि जिस क्षेत्र से वह आती है वहां का रईस एक लालची कमीना है और उसे अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बाद में उस रात लुक ने कुछ जादुई क्रिस्टल गेंदों को अपने भंडार में छिपा लिया। उन्होंने उस क्रिस्टल बॉल की जांच की जो दया ने उनके पास छोड़ी थी और उन्हें स्वयं बनाने का एक तरीका खोजा। अब उसके पास हजारों क्रिस्टल गेंदें हैं, सभी जादू से भरी हुई हैं, अगर उसे उन्हें हथियार के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता हो। तभी टार्ट उसके कमरे में आता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे प्रशिक्षण कक्ष में बुलाया है। जैसे ही लुक प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचता है, सियान मुद्दे पर पहुंचता है और उससे टार्ट के बारे में पूछता है। लुक ने जवाब दिया कि वह इतनी कुशल हो गई है कि वह अपने दम पर छोटे मिशनों को अंजाम दे सकती है, लेकिन सियान की दिलचस्पी इसमें नहीं है। लुक को वही मिलता है जो वह पूछ रहा है और उसे बताता है कि वह किसी अन्य कुलीन परिवार द्वारा उनकी तकनीकें चुराने के लिए भेजी गई जासूस नहीं है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता है कि वह उस पर करीब से नजर रख रहा है और उसकी शारीरिक भाषा से यह नहीं लगता कि वह किसी भी बारे में झूठ बोल रही है। खैर, सियान यह सुनकर खुश हुआ क्योंकि अगर टार्ट जासूस होता तो उन्हें उसे मारना पड़ता।
लेकिन यह शर्म की बात होगी क्योंकि आम लोगों में मन का होना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। वह अब भी सोचता है कि लोग और टाट की मुलाकात में बहुत सारे संयोग थे, लेकिन अब वह विश्वास करने में सक्षम है कि यह एक चमत्कार रहा होगा जो उन्हें एक साथ लाया। इसके साथ ही सियान ने लुक को बताया कि उसने उसे अपने अगले प्रशिक्षण अभ्यास के लिए यहाँ बुलाया है, जो एक विशेष परीक्षण भी है। वह उससे कहता है कि यदि वह यह परीक्षा पास कर लेता है और फिर इसके बाद एक और परीक्षा पास कर लेता है, वह अपने पाठों से स्नातक हो जाएगा और मिशन लेने के लिए तैयार एक पूर्ण हत्यारा बन जाएगा। लुक खुशी से मिशन को स्वीकार कर लेता है, जो एक पिता और पुत्र के बीच एक दूसरे पर हाथ फेंकने के बीच बंधन का समय बन जाता है। वे दोनों हत्यारों की तरह लड़ने के लिए जंगल में जाते हैं और लुक को एहसास होता है कि जो पहले दूसरे को ढूंढ लेगा उसे बड़ा फायदा होगा। वह तुरंत उस मामले में अपने पिता से हार जाता है क्योंकि सियान उसे देख लेता है और उसके ध्यान में आने से पहले ही उस पर तीर चला देता है। जिस दिशा से तीर आए थे उस दिशा को स्कैन करते हुए लुक भागने लगता है। वह तुरंत अपने पिता को ढूंढता है और उन पर चाकू फेंकता है, लेकिन वह आसानी से उसे रोक देता है। फिर लुक अपने पिता के पहले वार से बचते हुए उस पर हमला करने के लिए जमीन पर उतर जाता है। हालांकि जैसे ही वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, सियान उसके घुटने को तोड़ देता है। लुक किसी तरह उसे लात मारकर भागने में सफल हो जाता है और अपने उपचार जादू के लिए धन्यवाद, वह अपने पैर को जल्दी से लड़ने के आकार में वापस ला सकता है। वह यह सोचकर छिपता रहता है कि वह अपने पिता से अधिक मजबूत और तेज है और उसे अपने पिछले जीवन का अनुभव भी है। हालांकि उसे अभी भी पीछे धकेला जा रहा है क्योंकि सियान अपनी जादुई आंखों का उपयोग करके उसकी गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकता है। वे शेरिंगन की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव देख सकते हैं कि वह आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। तभी उसे लगता है कि सायन उसकी ओर आ रहा है, इसलिए वह जाल बिछाकर भागने की कोशिश करता है। लुक जाल से बच जाता है, लेकिन यह ध्यान भटकाने वाला साबित होता है और असली हमला सायन से होता है, जो उसे फिर से अपने पैर की उंगलियों पर रखने में कामयाब होता है। इस बार लुक उसे लात से मारने में कामयाब हो जाता है और सियान जंगल में गायब हो जाता है। फिर वह अपने चारों ओर घूमने के बजाय अपने पिता की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है और एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। उसे खून की लालसा के दो स्रोतों का एहसास होता है और तभी दाहिनी ओर से एक चाकू उड़ता हुआ उस पर आता है। लुक इससे बचता है, तभी उसे बाईं ओर से एक चाकू आता हुआ मिलता है। आमतौर पर उसने सोचा होगा कि हत्यारा पिता उसके कमजोर पक्ष को निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार वह जानता है कि यह भी एक धोखा है क्योंकि एक असली हत्यारा हत्या के लिए जाते समय अपनी खून की लालसा को छुपाता है। जैसे ही उसके पिता पीछे से उस पर झपटते हैं, लुक ने ठीक समय पर चाकू को हटा दिया। सियान उसके कंधे पर वार करने में सफल हो जाता है, लेकिन चूंकि लुक के गले पर ब्लेड लग गया है, इसलिए वह स्वीकार करता है कि वह लड़ाई हार गया। बाद में सियान बैंडेज के लुक के घाव कम महत्वपूर्ण रूप से निराश थे कि वह अपने बेटे से हार गए, जिसने अभी तक युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किया है। वह सोचता है कि इसका मतलब उनके परिवार के भविष्य के लिए अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जादू का उपयोग न करके लुक लड़ाई के दौरान भी पीछे हट रहा था। लुक का कहना है कि अगर उसने जादू का इस्तेमाल किया तो लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि यह उसके हत्यारे के रूप में उसके कौशल की परीक्षा नहीं होगी। सायन को पता चलता है कि उसका लड़का अब बड़ा हो गया है और वह घोषणा करता है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। वह लुक से कहता है कि वह अब वास्तविक नौकरियां करने के लिए तैयार है और मजबूत होने के लिए उसे केवल अनुभव की आवश्यकता है। उस दिन के बाद सियान लुक को अपनी क्षेत्रीय यात्राओं पर ले जाना शुरू कर देता है, जहां वे दुष्ट और लालची रईसों की उनके गंभीर अपराधों के लिए हत्या कर देते हैं। जहां उनका गुप्त काम लोगों की जान ले रहा है, वहीं उनका दैनिक काम लोगों की जान बचा रहा है। सियान को अक्सर रईसों के घरों में आमंत्रित किया जाता है क्योंकि वह राज्य का सबसे अच्छा डॉक्टर है, और वह लुक को अपने साथ ले जाता है ताकि वह देख सके कि रईस लोग अपनी सुरक्षा में कितना प्रयास करते हैं। जैसे वे एक दिन किसी मरीज के घर से लौट रहे हों, सियान ने लुक को अपने अंतिम प्रशिक्षण अभ्यास और अपने दम पर नौकरी शुरू करने से पहले अपने अंतिम परीक्षण के बारे में बताया। वह उसे बताता है कि हत्यारे हमेशा पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी वे भेष बदलकर सामने के दरवाजे से अंदर जाते हैं और उनका विश्वास जीतकर अपने लक्ष्य की हत्या कर देते हैं। लुक इस तकनीक को अच्छी तरह से जानता है और वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह शेफ बने क्योंकि वह इसमें अच्छा है। हालांकि सियान चाहता है कि वह एक व्यापारी की भूमिका निभाए, क्योंकि रईसों ने व्यापारियों के चारों ओर अपने गार्ड कम कर दिए हैं जो उन्हें उनकी इच्छित वस्तु दिला सकते हैं। उसने पहले से ही एक प्रमुख व्यापारी परिवार के बेटे इलिट बॉलर के रूप में लुक के लिए एक मूर्खतापूर्ण नकली पहचान बना ली है। बैलर परिवार के मुखिया पर उसका कर्ज बकाया था, इसलिए वे उसकी शर्तों पर सहमत हो गए हैं और वे अगले 2 वर्षों के लिए लुक को एक व्यापारी के रूप में प्रशिक्षित करने के इच्छुक हैं। इसके तुरंत बाद सियान ने लुक के लिए एक पार्टी रखी, क्योंकि वह अपने अंतिम परीक्षण के लिए प्रस्थान करने वाला था। इस मौके पर हत्या के कारोबार से जुड़े सभी शाखा परिवार मौजूद हैं, और जबकि हर कोई यह सुनकर खुश है कि जीनियस लुक क्या होता है, राणा नाम का एक नशे में धुत लड़का उससे नाराज है। वह अपना खाली वाइन का गिलास लुक पर फेंकता है, जो उसे आसानी से पकड़ लेता है। रोना के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घोषणा करता है कि वह लुक को परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उनका कहना है कि सायन के पहले बेटे की मृत्यु के बाद उसे उत्तराधिकारी के रूप में उसकी जगह लेनी थी और यह अनुचित है कि उससे कमजोर कोई व्यक्ति उससे यह छीन ले। सायन का कहना है कि वे लड़ाई के माध्यम से तय करेंगे कि कौन मजबूत है, और वह तुरंत लड़ाई शुरू करने का आदेश देता है। राणा इसके लिए तैयार भी नहीं था जब उसने देखा कि लुक पहले से ही उसके गले पर चाकू रखकर उसके पीछे खड़ा था।
उसने चेतावनी के तौर पर उसे थोड़ा काट दिया, लेकिन जैसे ही सियान ने लड़ाई खत्म होने की घोषणा की, उसने राणा को जाने दिया। हालांकि नशे में धुत करेन ने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है और वह लुक पर हमला करता है, जो उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी बाह तोड़ देता है। सियान इस क्षण का उपयोग अपने बेटे